एंटी रिएक्शन शो करने लगती है। कई बार जैसे ही ठंडी का वेदर आता है, कुछ पेशेंट में ठंडी के लिए सेंसिटिविटी होने की वजह से भी ये चकत्ते जो हैं वो अपीयर होते हैं। कई बार कुछ कपड़ों के लिए सेंसिटिव होने की वजह से, जैसे कुछ लोग सिंथेटिक कपड़े नहीं टॉलरेट कर पाते हैं और सिंथेटिक कपड़े जैसे ही शरीर पे धारण किया, रगड़ पड़ी और वो चकत्ते जो हैं शरीर पे देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के ये एक एलर्जिक रिएक्शन होती है। तो हमें उस एलर्जी का कारण पता करना पड़ेगा जिनकी वजह से ये चकत्ते जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, और उस हिसाब से उन्हें इलाज देना हमें पड़ेगा। सभी लोग माइक म्यूट कर लीजिए ना भाई। आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है? कभी अपना सामान ले जाओ। तो कई बार ये भी देखा है, जो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था किसी पर्सन का, स्टूडेंट का, कि जिनको अगर वॉर्म इन्फेक्शन है, कीड़ों की शिकायत है, तो उनके शरीर पे भी ये चकत्ते जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये मेनली एलर्जिक होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। कोई पर्सन किसी चीज के लिए अगर एलर्जिक है तो वो बॉडी रिएक्शन के तौर पर शरीर पर ये लाल चकत्ते जो हैं वो उभरना शुरू हो जाते हैं। अब जब आपको उस एलर्जी का पता चल जाए कि ये चीज की वजह से एलर्जी हो रही है, तो कई बार बिना दवाई दिए उस चीज को अवॉइड करने से, हटा देने से, वो ये एलर्जिक रिएक्शन अपने आप जो है वो शांत हो जाती है। म्यूट कर लीजिए, कौन है? अजय कुमार जी, टेस्ट के नाम रिपीट कर दीजिए मैडम एक बार। टेस्ट है फूड एलर्जी या फूड सेंसिटिविटी टेस्ट। फूड एलर्जी टेस्ट भी करवा सकते हैं, फूड एलर्जी टेस्ट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है एक्जिमा, ठीक है। एक्जिमा, अभी हमने सोरियासिस पढ़ा था। सोरियासिस और एक्जिमा में जो मेन डिफरेंस है, जो मेन फर्क दिखता है, वो होता है उसके ऊपर जमने वाली परत का, डिस्चार्ज का। जो सोरियासिस होता है उसमें भी लाल कलर की इरप्शन। क्या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, पता नहीं, 2-3 लोग उसमें भी लाल कलर के चकत्ते जो हैं बनते हैं, बट उसका जो मेन सिम्टम है कि उसके ऊपर जैसे मछली की स्किन जो निकलती है, उसकी जैसी परत या छिलके निकलते हैं, सफेद थिक लेयर, वाइट थिक लेयर जो है उसके ऊपर डिपॉजिट होती है। और जब उस थिक लेयर को रिमूव करते हैं तो उसके निचले हिस्से पे, मतलब अंदर वाले एरिया में बारीक बारीक जो है खून निकलने वाली जगह जो है वो बन जाती है। बट अगर यहीं पर हम एक्जिमा की बात करें तो बिल्कुल अपोजिट होता है। मैम अजय कुमार माइक बंद कर। इनका शायद आप लोग प्लीज म्यूट कर लें। जिनसे नहीं हो पा रहा है वो घर में किसी की हेल्प ले लें कि म्यूट कैसे किया जाता है, ठीक है। अजय कुमार माइक बंद करिए। चलिए, एक्जिमा की हम बात करेंगे कि एक्जिमा क्या होता है। तो आपको इसमें, इस पिक्चर में आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है, कोई बताएगा? रेड कलर का स्पॉट दिख रहा है मैडम, थोड़ी सी स्वेलिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, रेड कलर के आपको पैचेस जो है वो दिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। और देखिए, कल एक जो इमेज मुझे व्हाट्सएप करी थी वो बहुत अच्छा एग्जांपल था एक्जिमा का। बहुत अच्छा केस था वो एक्जिमा का, एकदम परफेक्ट और प्योर केस था एक्जिमा का। इसमें तो लालीपन है। जब शुरुआत होती है एक्जिमा की, उसमें स्टार्टिंग में जो इरप्शन होते हैं वो लालीपन लिए होते हैं, रेड कलर के होते हैं, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है। ग्रेजुअली या धीरे धीरे ये जो इरप्शन है या रैशेस जो होते हैं, इनका कलर चेंज होकर कालापन जो है वो लेना शुरू कर देते हैं। और बीच बीच में
इन्हीं इरप्शंस के बीच बीच में दरारें जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं और उन दरारों से कई बार। अनिल जी आप म्यूट कर लें, नहीं हो पा रहा है तो किसी की मदद ले लें। खलील मोहम्मद जी देखिए नीचे माइक का चित्र बना हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिए ना आप। खलील मोहम्मद जी। मैम रिपीट कर दीजिए, आवाज कट गई थी। हाँ मैं रिपीट कर देती हूँ, अभी तो मैं खुद ही म्यूट हो गई हूँ। जिनके साथ माइक का इश्यू आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, वो कृपया करके अपने घर में किसी से पूछ लें, या नीचे माइक बना हुआ आ रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो म्यूट हो जाएगा। जो लोग बार बार अनम्यूट म्यूट हो रहे हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो किसी की हेल्प ले लें आप, ठीक है। एक्जिमा हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्जिमा स्टार्टिंग में जो पैच अपीयर होता है, जो रैश होते हैं वो लाल कलर के होते हैं, ठीक है। समय के साथ या धीरे धीरे हम इन्हें बोलें तो ये इनका कलर लाल से काला हो जाता है या कालीपन जो है वो ले लेता है। और इन्हीं इरप्शंस में, इन्हीं रैशेस में डीप क्रैक, चमड़ी जो है वो कटने शुरू होती है, जैसे एड़ियां फटती हैं उसी तरीके से जहां पे भी ये रैशेस होते हैं वहां की स्किन जो है वो उसमें क्रैक आना शुरू हो जाता है। और इन क्रैकों से, जैसे सोरियासिस से ब्लड निकलता है, इन क्रैक से चिपचिपा तरल पदार्थ, ट्रांसपेरेंट तरल पदार्थ जो है वो वहां से निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इन रैशेस में या जो ये इन्फेक्शन होता है, इरप्शन जो होते हैं, इनमें बहुत अधिक मात्रा में खुजली जो है वो पाई जाती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एक्जिमा। एक्जिमा दो टाइप के होते हैं आमतौर पर। एक होता है वेट एक्जिमा, जिसे हम कह सकते हैं गीला एक्जिमा। दूसरा होता है ड्राई एक्जिमा, जिसे हम कहते हैं सूखा एक्जिमा हिंदी में। जो वेट एक्जिमा होता है, क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है, वेट मतलब गीला, तो उससे जहां पे भी एक्जिमा के रैशेस हुए हैं उनके क्रैक से वहां से तरल स्टिकी डिस्चार्ज जो है वो निकलना शुरू होता है, चिपचिपा, ठीक है। जैसे कि गोंद होती है, आप लोगों ने गोंद देखी होगी, उस तरीके का डिस्चार्ज जो है वो धीरे धीरे वहां से निकलता है। और खुजली इतनी इंटेंसिटी में होता है, इतनी ज्यादा मात्रा में पेशेंट को होती है कि वो खुजलाए बिना रह ही नहीं पाता है। और खुजालने से ये क्रैक्स जो होते हैं वो और ज्यादा गहरे होते जाते हैं और खुजली और ज्यादा बढ़ती जाती है। दूसरा जो ड्राई होता है उसमें सारे लक्षण वही रहेंगे जो वेट में पाए जाते हैं, जैसे क्रैक रहना, काला कलर हो जाना स्किन का। बस यहाँ पर जो है उन क्रैक से डिस्चार्ज जो है वो नहीं होता है, बिल्कुल ही सूखा होता है। खुजली यहाँ पे भी बहुत ज्यादा होती है। कई बार पेशेंट इतना खुजालता है कि खुजाल के ब्लीडिंग भी वहां से होने लगती है, क्योंकि स्किन वहां की पूरी तरीके से छिल जाती है, ठीक है। यहाँ तक आवाज आई मेरी? ठीक है, रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करना है? ड्राई एक्जिमा जो फेस कालीपन होते हैं। हाँ, कालीपन जैसे वेट एक्जिमा होता है वैसे ही यहाँ पे स्किन का कलर काला हो जाएगा, इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। बस यहाँ पे खुजली भी बहुत अधिक मात्रा में रहेगी पेशेंट को। बस जो एक सिम्टम इसमें नहीं पाया जाएगा वो ये है। विश्वास जी यार भाई मिस हो गया। जो इसमें एक लक्षण नहीं पाया जाएगा वो ये लक्षण है कि इसमें से किसी भी तरीके का कोई भी स्टिकी या चिपचिपा पदार्थ जो है वो नहीं निकलता है, ठीक है। ड्राई एक्जिमा, ठीक है रीना जी? यस मैम, थैंक यू।
मैम एक चीज और था मैडम, ये टच करने से फैलता है क्या अदर पर्सन पे अगर टच नहीं किया जाए नहीं नहीं, ऐसे टच करने से नहीं फैलता है, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये कम्युनिकेबल डिसीज में नहीं आता है। ओके मैम। हम ये बोल सकते हैं ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस नहीं है कि छूने से वो डर्मेटाइटिस आपको हो जाएगा, ठीक है। When this wet eczema exists, सॉरी, when this wet eczema exists, when this wet eczema exists, yes, look, wet eczema, it can happen to anybody, even to the we cannot differentiate ki who is going to suffer from the wet eczema or who is going to suffer from the dry eczema. We cannot categorize. It depends completely upon the sensitivity of the person who is going to be affected with the dry or the wet. There is basically two types of the eczema. Anybody can be affected by the wet or a dry eczema. Okay. okay. नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें मैम eczema के बाद एपिडर्मिस में होगा कि उसके नीचे भी जा सकता है? देखिए, इट कैन वो जो है वो डीपर लेवल तक जो है वो अफेक्ट कर सकता है। डीपर लेवल पे अगर इनिशियल स्टेज पर उसको हमने रूल आउट कर लिया एक्जिमा को, तो वो फास्ट रिकवरी पॉसिबल है। लेकिन अगर वो डीपर लेयर ऑफ स्किन को इन्वॉल्व कर लेगा तो वो धीरे धीरे और स्लोली जो है वो जाता है। कई बार इसका दाग जो है वो लंबे समय तक बना रहता है क्योंकि वो डीपर लेयर ऑफ स्किन जो है उसको अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका कलर काफी लंबे समय तक, कई बार सालों तक जो है वो वहां पर बना रहता है। तो डिपेंड करता है किस स्टेज पे आप उसको रूल आउट कर रहे हैं, है ना। किसी किसी को एलर्जी नाक से हाथ। भाई देखिए, जिनके भी प्रश्न उत्तर हैं, बेस्ट है कि हमने जो व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप रखा हुआ है आप उस पे भेज दें। लोधी जी का क्या क्वेश्चन है? हेलो, बोलिए लोधी जी, क्या प्रश्न है आपका? किसी किसी को बर्तन मांजने से एलर्जी होती है, राख से, सर्फ से। बर्तन मांजने से एलर्जी नहीं होती है, जो डिटर्जेंट वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी वजह से ये एलर्जी होती है, पर वो एक्जिमा नहीं होता है। वो होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या केमिकल डर्मेटाइटिस हम बोल सकते हैं। किसी एजेंट के कांटेक्ट में आने से स्किन जो है वो एलर्जिक हो जा रही है, वो एक्जिमा नहीं होगा। जी जी मैडम, ठीक है। अब हम दूसरा टाइप लेने स्टार्ट कर रहे हैं कि दूसरा टाइप कौन सा है। एक्जिमा का जो क्वेश्चन था कि ये डर्मिस और एपिडर्मिस को भी अफेक्ट कर सकता है, तो ये इनिशियली जो है वो सुपरफिशियल लेयर को अफेक्ट करता है, बट बाय द टाइम अगर इग्नोरेंस में चला गया, पेशेंट उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, तो ये डीपर लेयर को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों लेयर को जो है ये अफेक्ट कर देगा। इसीलिए इनिशियल स्टेज में रिकवरी या क्योर जो है एक्जिमा से बहुत इजी है और फास्ट है, बट अगर वो डीप लेयर को इन्वॉल्व कर रहा है तो उस कंडीशन में उसकी रिकवरी या एक्जिमा को रिजॉल्व होने में काफी लंबा समय जो है वो लग जाता है। ठीक है। अब इसमें ये जो इमेज है आप लोगों को दिख रही है? जी मैम, दिख रहा। यस मैम, दिख रहा। ठीक है। एक्जिमा में एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये लगभग जो है एक्जिमा बिल्कुल कुष्ठ रोग की तरह इसका इरप्शन, इसके जो दाग होते हैं वो दिखते हैं, बट बार बार एक ही सिम्टम मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कुष्ठ रोग में जहां पे भी दाग होता है या जहां पे भी रैशेस होते हैं, उस स्किन की सेंसेशन जो है वो चला जाता है। वहां पे आप पिन भी चुभाएंगे तो पेशेंट को सेंसेशन फील नहीं होगा। बट ये जितने अदर टाइप के हम जो चर्म रोग पढ़ रहे हैं, इनमें स्किन की सेंसिटिविटी या हम ये बोले सेंसेशन जो है वो मौजूद रहता है, सेंसेशन नहीं जाता है, जिससे कि आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि पेशेंट को कुष्ठ रोग नहीं, ये कोई और तरीके की स्किन डिसीज जो है
वो हो रखी है, ठीक है। पिन के अलावा आप वहां पर कपड़े का रेशा घुमाएंगे तो पेशेंट को फील होगा उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे भी रैशेस हो रहे हैं वो फील होगा कि हाँ यहाँ पे कुछ जो है वो चल रहा है। बट लेप्रेसी वाला या कुष्ठ रोग वाला जो पेशेंट होता है उसके जो इरप्शंस होते हैं वहां पर आप पिन चुभाएं, पेन चलाएं, नाखून से करें, वहां पे किसी तरीके का सेंसेशन जो है महसूस करने की क्षमता उस पर्टिकुलर एरिया की जो है वो नष्ट हो चुकी होती है। इसके बेस पे आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये चर्म रोग है या तो फिर ये किसी और तरीके का स्किन इन्फेक्शन है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो आपको इमेज दिख रही है, इस इमेज में आपको लालीपन और छोटे छोटे जो है वो लाल दाग जो है वो शरीर पे दिख रहे हैं। इसे हम बोलते हैं धूप की एलर्जी या इंग्लिश में हम बोल रहे हैं सन एलर्जी, ठीक है। धूप की एलर्जी या तो फिर सन एलर्जी, ठीक है, ठीक है। सन एलर्जी जो है वो कई तरीके की, या हम ये बोले एलर्जी कई तरीके की होती है। किसको कौन सी एलर्जी होगी वो डिपेंड करता है उस पर्सन की खुद की शरीर की सेंसिटिविटी के लिए। कुछ लोग होते हैं या कई लोग होते हैं जिन्हें धूप से किसी तरीके के रैशेस, किसी तरीके के दाने जो है वो नहीं उभरते हैं। बट कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे ही धूप में गए वहां पे शरीर पे लाल चकत्ते जो है वो उभरना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सन एलर्जी, ठीक है, या धूप से एलर्जी। इसके जो लक्षण होते हैं या जो सिम्टम पाए जाते हैं ये मेनली कहां पर होगा, तो जो बॉडी का वो हिस्सा जो कवर्ड नहीं है, मतलब बाहें खुली होती हैं, चेहरा खुला हुआ होता है, गर्दन खुली हुई होती है जहां पे सूरज की रोशनी जो है वो पड़ती है। तो हाथ वाला हिस्सा, चेहरे वाला, गर्दन वाला हिस्सा, मतलब हम ये बोले जो कि अनकवर्ड हिस्सा जो है शरीर का, कपड़े से नहीं ढका हुआ वाला जो हिस्सा है, वो हिस्से में आपको स्पष्ट रूप से लाल छोटे छोटे दाने जो हैं या चकत्ते जो हैं वो दिखना शुरू होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सन एलर्जी। ये आमतौर पर दोनों बाहों पर, चेहरे पर जो है वो पाए जाते हैं। इनमें खुजली भी होती है और ये सबसे प्रायः या सबसे पहले शरीर के खुले हुए भागों में, जो मैंने बोला कि जो कपड़े से नहीं कवर अप एरिया है, ढका हुआ एरिया नहीं होता है, जो खुला हुआ वाला हिस्सा होता है, उन हिस्सों पर ये रैशेस जो हैं हमें आमतौर पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो आपको कारण पता है कि किस वजह से हो रहा है, कि धूप की वजह से हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि पेशेंट जो है वो धूप में जाना ही छोड़ दे, काम कैसे होगा। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन यूज करने की बात करिए। प्रोटेक्शन इन द सेंस कि अगर वो धूप में जा रहा है तो अपने पूरे शरीर को कपड़े से प्रॉपरली ढक कर निकले, और कॉमनली कॉटन का कपड़ा है जिससे हवा जो है वो आर पार हो सकती है, पसीना जो है वो इजीली उसको वो सोख सकता है, और ठंडक जो है वो स्किन को देने का काम करता है, ठीक है। तो चेहरे को, हाथ को प्रॉपरली कवर अप कर ले, हाथ में कॉटन के ग्लव्स पहन लें अगर धूप में निकल रहे हैं, फेस को कॉटन के कपड़े से कवर कर लें, जिससे कि एक प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाए। दूसरा जो ऑइंटमेंट यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दिया जाता है वो होता है बेटनोवेट, जो मेडिकल स्टोर्स पे इजीली अवेलेबल होता है। तो बेटनोवेट ऑइंटमेंट जो आपके सिलेबस में है, वो बेटनोवेट ऑइंटमेंट जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्शन या
हम क्योर तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि सन को हटाया नहीं जा सकता है, सूरज को हटाया नहीं जा सकता है। जब जब वो सूरज की रोशनी में जाएगा बिना कवर करे, तब तब ये दाने जो है वो उभरेंगे। पर अगर दाने हो गए हैं तो वहां पे बेटनोवेट ऑइंटमेंट क्रीम है, उसको लगाने से काफी हद क्या क्या करा करे, मेरे को दुकान ले चलो, दुकान बड़ी दुकान कल खाया, दुकान पे ले गया, समोसा ला दिया, अभी खाना खाया, दिया दुकान खाना खाने का टाइम नहीं हुआ भाई, माइक म्यूट करो। म्यूट करिए आप माइक। आप लोग समोसे कचौड़ी आप लोग बाद में खाते रहिए, पढ़ाई चल रही है, आप लोग कैसी कैसी बातें करते हैं स्पीच में। मैडम खाली म्यूट करके अनम्यूट कर रखा है हमने, उनको मालूम ही नहीं। अच्छा, आपको नहीं पता है कि कैसे होता है, तो आप अपने घर में या आसपास में कोई हो जिससे नहीं मैडम, मैं अजय कुमार जी की बोल रहा हूँ। अजय कुमार जी ने म्यूट ऑन रख रखा है, उनको शायद खाली उनको मालूम ही नहीं, रख दिया मोबाइल इधर उधर चलेगा शायद। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अब उनका कुछ आप कंटिन्यू रखिए मैडम। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आमतौर पे गर्मी या बरसात का जो मौसम होता है, तो ऐसे पेशेंट जो सन एलर्जिक होते हैं उनमें आमतौर पर गर्मी या बारिश के मौसम पे ये दिक्कतें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पे पेशेंट को, इसीलिए मैंने कहा कि कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करना है। पहनने के लिए भी ऐसे लोगों को किस तरीके के कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो होता है बेस्ट कि वो कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करें। पहला क्वालिटी कॉटन के कपड़े का कि वो बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है, सॉफ्ट होता है। सिंथेटिक जो होता है वो हार्ड होता है। कपड़े पे रगड़, शरीर पे रगड़ पड़ने से वो रैशेस कर सकते हैं सिंथेटिक कपड़े। तो कॉटन का कपड़ा आप उन्हें बोलें कि इस्तेमाल करें, पसीने को वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरा, प्रॉपर्ली एयर जो है वो पास हो सकती है उन कपड़ों से, ठीक है। तो आप उनको कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करने का परामर्श जो है वो दे सकते हैं। तो ये था सन एलर्जी। सन एलर्जी कहाँ होगा, तो बॉडी के उन हिस्सों पे जहां पे वो कपड़ों से ढके हुए नहीं है। जब जब पेशेंट धूप में जाएगा तब तब ये लाल चिकत्ते या लाल दाने चेहरे पर और बाहों पर जो है आमतौर पर सबसे पहले यहाँ देखने को मिलेंगे। ये दिक्कत गर्मी के समय और बारिश के समय पे बहुत अधिक मात्रा में पेशेंट में या पर्सन में बढ़ जाती है। यहाँ पर आप उन्हें बेटनोवेट ऑइंटमेंट, अगर दाने उठ गए हैं तो उसके लिए, और जब भी बाहर जाएं तो सनस्क्रीन या कॉटन के कपड़े से प्रॉपरली ढककर अपने फेस को, हाथों में प्रॉपरली फुल ग्लव जो कॉटन के होते हैं वो पहन के जाएं, जिससे कि शरीर को पूरा एक प्रोटेक्शन जी के बारे में। अब कई बार सन एलर्जी स्किन के साथ साथ आईज को भी अफेक्ट कर देती हैं। तो उन केसेस में वो जो गॉगल्स होते हैं, गॉगल्स जो डार्क गॉगल्स होते हैं, जो ग्लासेस होते हैं, चश्मा जो होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आईज जो है वो डायरेक्ट सन लाइट के कांटेक्ट में नहीं आए। आईज में जो सिम्टम हमें मिलेंगे, खुजली होगी बहुत अधिक, आंखें लाल हो जाएंगी, आंखों से पानी आने की शिकायत जो है वो होने लगती है, और लाइट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर आप अजय कुमार जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे देखिए माइक का चित्र बनाया है, उसको क्लिक कर दीजिए, म्यूट हो जाएगा आपका। आप डिस्टर्ब मत करिए। अजय कुमार में चलिए, अब अनम्यूट मत होइएगा। तो मीठा खाने से भी एलर्जी होती है क्या? ये आर्टिकल जी, मीठा खाने से बिल्कुल। देखिए, आर्टिकेरिया जब हमने पढ़ा था तो आर्टिकेरिया लगभग इससे मिलता जुलता होता है। उसमें बड़े चकत्ते बनते हैं और खुजालने से वो बहुत बढ़ जाते हैं। इसमें छोटे छोटे आते हैं। जो आप बोल रहे हैं मीठे से एलर्जी, एलर्जी पर्सन को किसी भी चीज से हो सकती है। अग से एलर्जी हो सकती है, जानवरों
से एलर्जी हो सकती है, फूलों से एलर्जी हो सकती है, किसी भी तरीके की एलर्जी पर्सन को हो सकती है, बशर्ते कि वो किस चीज के लिए उसका शरीर सेंसिटिव है, उस हर चीज के लिए वो एलर्जी दिखा सकता है। ठीक है, शरीर। अभी 12 बजे बाद पूछा तो हमने एक बात करी थी फूड एलर्जी टेस्ट की, तो मीठा, नमकीन, नमक, दूध, नॉन वेज, ये सारी चीजों का उसमें टेस्ट किया जाता है पर्सन के स्किन पर, जिससे कि हमें एलर्जी के बारे में पता चल जाता है। अब गेहूं की रोटी किसे हो सकती है एलर्जी? गेहूं से एलर्जी हो जाती है, लोगों को नहीं खा पाते गेहूं की रोटी। ठीक है, तो एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है, जो डिसीज है, इसे हम बोलते हैं मोनोन्यूराइटिस। MONO, रिपीट कर रही हूँ स्पेलिंग, मोनोन्यूराइटिस, MONO-N for नेपाल, U for umbrella, R for rabbit, I for injection, T for tiger, IS। ठीक है, मोनोन्यूराइटिस। मोनोन्यूराइटिस में आपको क्या लक्षण दिखेंगे? हाथों पे आपको दिख रहा है कि हाथों में लाल लाल हो गई है स्किन। ठीक है, ये शरीर पे कहीं पे भी हो सकता है, जांघों पर, हाथों पर, किसी भी हिस्से पर यहाँ पर आपको इस तरीके के लाल लाल रेडनेस जो है वो देखने को मिल सकती है। लाल दाग होते हैं जो कि समतल होते हैं, बिल्कुल स्किन से स्किन मिली हुई होती है। उभार, जैसे आर्टिकेरिया या पित्ती में आपको उभार दिखता है, वैसा कोई उभार इसमें नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे स्किन जो है वो लाल हो गई है वहां की। ठीक है, ये अगर थाइस के या जांघों वाले हिस्से में हुआ तो वहां की जो लिम्फ नोड होती है वो जो है वो एनलार्ज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंग्वाइनल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट जो है वो हमें इनमें देखने को मिलेगा। इन दागों में, ये जो लाल लाल दाग जो हो रहे हैं, इन दागों में किसी भी तरीके का सुनपन जो है वो नहीं पाया जाता है। और ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर जैसे आर्टिकेरिया में होता है, ये अपने आप जो है वो ठीक हो जाता है बिना किसी मेडिसिन के ट्रीटमेंट के। ठीक है, तो मैं रिपीट करती हूँ, मोनोन्यूराइटिस कि मोनोन्यूराइटिस जो है ये लाल लाल चकत्ते जो हैं शरीर के किसी भी हिस्से में हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये जो होते हैं अगर जांघों वाले हिस्सों में अगर हुआ है तो वहां पर ये वहां की जो लिम्फ नोड होती हैं, गुरियां जो होती हैं, उसको सूजा देता है। ये चकत्ते जो हैं समय के साथ बिना किसी दवाई के अपने आप चले जाते हैं। इन चकत्तों में किसी भी तरीके का सुनपन नहीं पाया जाता है। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं मोनोन्यूराइटिस। क्लियर? तो ये मैम इसमें आपका चर्म रोग। मैम इसमें कोई एज इफेक्ट पड़ता है क्या? कोई एज इफेक्ट पड़ता है क्या कि किसी एज पे हो पर्टिकुलर? क्या एज की आप बात कर रहे हैं? हाँ मैम, एज इफेक्ट पड़ता है क्या इसमें? देखिए, एज तो वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि मोनोन्यूराइटिस, क्योंकि ये न्यूरल डिसऑर्डर होता है, तो आमतौर पर ये जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उनमें प्राय हमें देखने को मिलता है कॉमनली। बट ये तो हम आगे इसमें चलेंगे। इसमें
इसमें जो आप लोगों को इमेज में जो रेडनेस दिख रही है ना कि ये क्यों हो जाता है, अगर एक रीजन दिमाग में आ रहा हो कि किसके कारण से हो जाएगा, तो वस्कुलाइटिस जो होता है, वेसल्स जो होती है वहां की, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से ये लालीपन जो है वो आ जाती है। और जैसे जैसे वो स्वेलिंग जाती है वैसे वैसे ये रेडनेस जो है, ये लालीपन जो है, लाल चकत्ते जो हैं, वो अपने आप जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ चर्म रोगों के बारे में पढ़ा था कि ये चर्म रोग क्या क्या है। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था ल्यूकोडर्मा, कि ल्यूकोडर्मा क्या होता है, क्या वो कुष्ठ रोग में आएगा, क्या वो छूने से फैलता है, तो उसका आंसर था नहीं। फिर हमने आर्टिकेरिया के बारे में पढ़ा, पिटीरियासिस के बारे में पढ़ा। पिटीरियासिस में हमने 2 टाइप के पढ़े थे, पिटीरियासिस एल्बा और पिटीरियासिस रोजिया के बारे में। ठीक है, ये इसका जो मेन उद्देश्य है आपको कि चर्म रोग जो पढ़ाया जा रहा है उसके पीछे का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आप कुष्ठ रोग से बाकी के चर्म रोगों को, ये पूरे वो चर्म रोग हैं जो कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं, आप कैसे अंतर करेंगे, आप कैसे अर्ली डायग्नोसिस बनाकर पेशेंट को कुष्ठ रोग सेंटर पे भेज सकते हैं, उन्हें क्या आप एडवाइस कर सकते हैं, किन सेंटर पर आप समय रहते उन्हें भेज सकते हैं जहां पर उन्हें उचित रूप से इलाज जो है वो मिल सके और अपनी बीमारी से वो निजात पा सकें। ठीक है, तो ये कुछ है जिसके बेसिस पर आप डायग्नोसिस बना सकते हैं, अपना डिफरेंशिएशन जो है वो कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर एसटीडी एवं चर्म रोग कंप्लीट हो गया है। ठीक, आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। किसी का कोई इसी से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है क्या? लीशमैनियासिस क्या होता है? एक एक करके मैडम जी, इसमें चैप्टर में हमारे है त्वचा का लीशमैनियासिस रोग, ये क्या होता है मैडम जी? लेशमानियन डोनावाना जो हमने पढ़ा था, त्वचा का लेशमानियन, कल लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आप थे उसमें? नहीं था मैडम। नहीं थे, तो कोई बात नहीं। लेशमानियन इन्फेक्शन जो हमने, करणवीर जी आपका प्रश्न है ये लेशमानियन के ऊपर, त्वचा का लेशमानियासिस, यहाँ हम इसे बोलते हैं लेशमानियन इन्फेक्शन ऑफ स्किन। इसमें शरीर पर जो है किस तरीके के दाग दिखेंगे वो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ, अगर इसमें 1 मिनट आप रुकिए। ये है लेशमानियन स्किन का या त्वचा का, जिसमें कि हाथ पैरों में, चेहरों पर जो है हल्के रंग के बहुत सारे दाग जो हैं वो बन जाते हैं। दागों में, दाग के साथ साथ इसमें छोटे छोटे दाने जो हैं वो होते हैं। ये आमतौर पर एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन होता है, जो कि सैंड फ्लाई, एक मक्खी होती है की प्रजाति है जिससे ये फैलता है। और जब हम स्किन का टेस्ट करवाते हैं यहाँ पे पेशेंट के, तो वहाँ पे लेशमानियन बॉडीज जो हैं, एलडी बॉडीज जो हैं, उन माइक्रोस्कोप में जो है वो प्रेजेंट मिलता है। इसका जो एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है कि इनमें सुनपन नहीं पाया जाता है, पर जो तिल्ली जिसे हम बोलते हैं स्प्लीन, उसका एनलार्जमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है, तो इसे हम बोलते हैं लेशमानियन। जब लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट हो जाता है, स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाता है और उसके साथ साथ शरीर पे इस तरीके के काले दागों के साथ छोटे बारीक जो है दाने जो उभर जाते हैं, और माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करने पर लेशमानियन बॉडीज जो हैं वो अगर उपस्थित उसमें मिलती हैं हमें, तो उस कंडीशन में इसे हम बोलते हैं त्वचा का लेशमानियन। ठीक है करणवीर जी? थैंक यू मैडम जी। जी, किसी और का कोई प्रश्न था? शाहीन मंसूरी जी का प्रश्न था जो मुझे मिला है, ज्वाइन कर लिया उन्होंने? यस मैम जी, आपका प्रश्न था कि एक पेशेंट है जिसको नॉनवेज खाने से स्किन पर आर्टिकेरिया, पित्ती या सीप जो है वो उभर जाती है। तो आपने बीच में शायद क्लास ज्वाइन करी थी या नहीं, उसका आंसर मैंने दिया था, मैं रिपीट कर रही हूँ।
कुछ लोग होते हैं जो पर्टिकुलर फूड आइटम के लिए सेंसिटिव या एलर्जिक होते हैं। उसके लिए आपको अगर ये कंफर्म है कि वो पर्सन नॉनवेज के लिए सेंसिटिव है, नॉनवेज खाता है तभी उसको होता है, नॉनवेज में भी पर्टिकुलरली क्या चीज खाने से आर्टिकेरिया हो रहा है, ठीक है, चिकन खाने से, मटन खाने से, एग खाने से या कोई और चीज खाने से नॉनवेज में अगर उसे आर्टिकेरिया हो रहा है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एग खाने से ही हो रहा है। तो बेहतर इलाज उसका यही है कि वो एग लेना बंद कर। क्यों? क्योंकि बॉडी उस पर्टिकुलर फूड आइटम के लिए एलर्जिक है। वो जब जब उस चीज को लेगा तब तक उसको शरीर पर चकत्ते जो है वो बनेंगे। इसके लिए आपको फूड एलर्जी टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिससे कि आपको कुछ लिस्ट ऑफ फूड होते हैं जिसका टेस्ट किया जाता है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फूड से पेशेंट को एलर्जी है और वो उसको नहीं लेना है। थैंक यू मैम। जी, आशुतोष जी का कोई प्रश्न है, हैंड रेज्ड है। हेलो। हाँ जी आशुतोष जी। हाँ मैम, बॉडी में जब एलर्जी फॉर्म होता है तब हिस्टामिन की इंक्रीज क्या बढ़ जाता है क्या? हाँ जी, हिस्टामिन सिंथेसिस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जितनी भी एलर्जी होती हैं उसमें बॉडी का रिएक्शन और हिस्टामिन का सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जो ये एक तरीके का केमिकल होता है जो कि बॉडी के सेल्स में मेनली जो है वो पाया जाता है। हम स्किन की एलर्जी के अलावा अगर हम बोलें कि किसी को धूल से एलर्जी है और धूल में जाते साथ ही उसे छींकें आना शुरू हो जाती हैं, नाक बहने लगती है, खुजली होने लगती है नाक में, तभी भी वहां पर हिस्टामिन का जो है वो रोल होता है। हिस्टामिन का सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जी मैम। हेलो मैडम जी, हिस्टामिन क्या होता है जी? अभी बताया मैंने, एक केमिकल है जो कि सेल से बाउंड करके रखता है। मैम जिसको टैबलेट जो पीसीएम सॉल्ट है टैबलेट में, उससे इन्फेक्शन हो जाए तो उसका क्या है? मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है जो आप टैबलेट का नाम ले रहे हैं, क्योंकि एलोपैथी से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो मैं आपको इस बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। और हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट जो होते हैं। हेलो, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है बहुत दूर से आप बोल रहे हैं। हेलो जी, हाँ जी मैम, जैसे कोई सुबह से मतलब उठता है तो उसको बहुत छींकें आती है। हाँ हेलो, तो उसके लिए क्या है? वो है सोनू जी, बोलिए। जी मैम, अरे जैसे कोई सुबह उठता है उसको बहुत छींकें आती है, मतलब जी एलर्जी, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? मैं समझ गई आपको पूछना चाह रहे हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। ये एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन होती है कि दो टेम्परेचर में जब वेरिएशन आता है, सुबह का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर जब मैचअप नहीं कर पाता है तो बॉडी एक एलर्जिक रिएक्शन शो करता है और पेशेंट को 15-20 मिनट, कई बार 10-10 मिनट तक कंटिन्यूअसली जो है वो छींकें आती रहती हैं, नाक बहना शुरू हो जाएगी, कई बार खुजली होने लगती है नाकों में, तो इसे हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है। जी ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट है, पहले तो आपको एलर्जी रूल आउट करनी पड़ेगी और दूसरा नाक का, चेहरे का एक्सरे करवा के देखें कि नाक की कोई हड्डी तो नहीं बढ़ी है, कई बार उसकी वजह से भी पेशेंट को छींकें आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। साइनस का केस तो नहीं है, तो आपको फेस एक्सरे जो है वो करवा के देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको पता चले कि साइनस का प्रॉब्लम तो नहीं है या नाक जो है उसकी हड्डी टेढ़ी तो नहीं है, जिसे हम बोलते हैं DNS, डेविएटेड नेजल सेप्टम की कंडीशन तो नहीं है, या तो फिर नेजल पॉलिप तो नहीं बन गया है जिसकी वजह से उसको इतनी छींकें आ रही हैं। तीसरा, आपको ब्लड में IgE टेस्ट जो है वो करवाना पड़ेगा, जिससे हमें पता चले कि बॉडी में एलर्जी कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा दिक्कतें होना शुरू होंगी, ठीक है। मैम ये कुष्ठ रोग है और चर्म रोग है, दोनों की परिभाषा बता दीजिए।
देखिए, कुष्ठ रोग एक स्पेसिफिक है। चर्म रोग में डिफरेंट टाइप के चर्म रोग आ जाएंगे। मतलब स्किन डिसीज अगर हम इंग्लिश में बोलें, चर्म रोग का मतलब होता है स्किन डिसीज और कुष्ठ रोग का मतलब होता है लेप्रोसी। ठीक है, चर्म रोग जो हमने पढ़े हैं, जिसमें आपको मैंने कई तरीके की मैंने चर्म रोग बताए हैं, एलर्जिक रिएक्शन, सोरियासिस, एक्जिमा, आर्टिकेरिया, वो सब आते हैं। और जो कुष्ठ रोग होता है उसमें एक लौता आता है जिसे हम बोलते हैं लेप्रेसी, हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं, जिसमें सुनपन होता है, दाग बड़े होते हैं, वहां पे किसी तरीके का एहसास जो है वो पेशेंट में नहीं होता है, वो छूने से फैलता है। उसमें आप जब चर्म रोग का टेस्ट करवाएंगे तो उसमें आपको विडाल टेस्ट जो है वो पॉजिटिव मिलता है। बाकी ये जो हमने पढ़े हैं इनमें किसी भी तरीके के कुष्ठ रोग के लक्षण नहीं पाए जाते। ये डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको, कि आपको कैसे पता चलेगा कि कुष्ठ रोगी है। ठीक है, कल का जो टॉपिक है मैं आप लोगों को अभी से बता दे रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी रीड करके रखिएगा कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य कितना जरूरी है किसी एक पर्सन के लिए। मानसिक स्वास्थ्य अगर उसमें कोई गड़बड़ी आती है तो किस तरीके के लक्षण जो है वो पेशेंट को देखने को मिलेंगे, जिसके बेसिस पर आप अपना डायग्नोसिस बनाएंगे और पेशेंट को सही समय पर उचित इलाज या सलाह देकर उसको उसकी तकलीफों से आराम दिलाएंगे। ठीक है, तो हम कल नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लेंगे मानसिक स्वास्थ्य के लिए। देखिए, सनस्क्रीन की किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा है, सनस्क्रीन का किसने पूछा है? ये रीना जी आपका क्वेश्चन है क्या सनस्क्रीन वाला? नो मैम। किसका है ये? मैम किसी का भी हो, आप एक बार डिफरेंस कर दो। रघुवंशी जी का है मैम। सनस्क्रीन तो है, किसका है? रघुवंशी जी का है जी, रघुवंशी जी का। सनस्क्रीन के लिए क्वेश्चन जो है, देखिए मार्केट में कई तरीके के सनस्क्रीन जो है वो अवेलेबल है। एडवाइजेबल यही होता है कि आप जब भी धूप में जाएं उसके आधे घंटे पहले या 15-20 मिनट पहले आप सनस्क्रीन को जो है वो थोड़ी क्वांटिटी में नहीं लगाना होता है, इसे अच्छी खासी क्वांटिटी में लगाना होता है, फेस को प्रॉपरली उसको कवर कर लें। कई बार पेशेंट सनस्क्रीन के लिए भी सेंसिटिव हो जाता है, तो जो मेडिकेटेड या डर्मेटोलॉजिकली जो टेस्टेड सनस्क्रीन होती हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें जो कि केमिकल फ्री हो। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, केमिकल फ्री सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। पैराफिन या केमिकल बेस्ड या जिनमें बहुत अच्छी खुशबू वाले जो सनस्क्रीन होते हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए। सनस्क्रीन 20, 25, 30, 50 ऐसे SPF के आते हैं। तो अगर जब भी अगर गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर 40 से लेके 50 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आपको अच्छे कवरेज वाला सनस्क्रीन जैसे कि 50 वाला या 40 वाला जो सनस्क्रीन होता है उनका इस्तेमाल करना एडवाइजेबल है। ठीक है, और जैसे विंटर की अगर हम बात करें, विंटर में धूप बहुत कम चुभने वाली होती है, कम स्किन को डैमेज करने वाली होती है, तो वहां पे आप कम SPF वाली सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैडम थोड़ा विटिलिगो के बारे में बताइए। आप पहली क्लास में नहीं थे क्या? हाँ मैडम। आप थे? हाँ। तो सबसे पहला ही हमारा हेडिंग था विटिलिगो। कौन बताएगा ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो में अंतर? कितने स्टूडेंट हैं? ये बीच बीच में से स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर के टाइम पे गायब क्यों हो जाते हैं? कोई बताएगा विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा में क्या अंतर है? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलेंगे, अभी तो सब चालू थे। मैडम विटिलिगो ल्यूकोडर्मा व्हाइट कलर का होता है। मैडम विटिलिगो दूधिया कलर का होगा और ल्यूकोडर्मा व्हाइट कलर का होता है। विटिलिगो थोड़ा सा
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सिकंदर जी, बहुत बढ़िया। एक जगह देखिए बहुत अच्छा इन्होंने बताया है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा है तो एक ही फैमिली के, पर दोनों का बेसिक अंतर है उनके कलर का। जो ल्यूकोडर्मा होता है, मेरा शब्द है ल्यूकोडर्मा या सफेद दाग, नाम से समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल दूधिया रंग के होते हैं, बिल्कुल दूधिया, मतलब उसमें किसी भी तरीके का आपको पिगमेंटेशन नहीं दिखेगा, एकदम वाइट होते हैं। और अगर वहां पे बाल भी है उस एरिया में, तो वो बाल भी सफेद हो जाएगा। ठीक है। विटिलिगो की मैं बात करूं तो माइनर सा अंतर ये है कि विटिलिगो का जो स्किन रैश होता है, जो स्किन पे दाग होते हैं, वो हल्का सा गुलाबीपन लिए होते हैं। ठीक है। ये किसका प्रश्न था? जी शिंदे बोल रहा हूँ मैं, मेरा था। जी शिंदे जी, ठीक है। हाँ ठीक है मैडम जी जी। मैडम पानी की एलर्जी की मैडम जी एक क्लास में हमने सुना था जी ये जनेऊ रोग है मैडम जी, इसके बारे में बताइए। कौन सा रे? जनेऊ रोग। जनेऊ रोग, ये तो मैंने पहली बार सुना है। होता है मैडम जी, ये सर ने पढ़ाया था सर, मैडम जी भूल गए इसके बारे में। जननांग बोल रहा है, जनेऊ हो गया के बारे में पूछ रहे हैं हर्षिश। जनेऊ रोग सर ने पढ़ाया था मैडम जी, हम भूल गए इसको। हर्षिश के बारे में जनेऊ रोग नहीं होता है, जेनेटिक होगा। जनेऊ रोग होता है भाई, सर ने पढ़ाया था जनेऊ रोग होता है, ये चमड़ी का ही रोग होता है, ये मान लो शरीर पे फुंसियां हो जाती है, उनमें पानी भर जाता है। सर ने पढ़ाया है तो एक बार आप उनसे पूछ लें, क्योंकि जनेऊ रोग अगर आप कंफर्म है कि यही शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तो मैंने तो ये शब्द नहीं यूज करा है। अच्छा ठीक है मैडम जी, नहीं वैसे आपसे पूछे मैडम जी। स्पेलिंग आप बताएंगे? जनेऊ रोग है मैडम जी, ये सर ने पढ़ाया था और इसके बारे में हम माले पूरा भूल चुके हैं। जनेऊ रोग तो मेरी याद है पक्का, सब्जेक्ट में भी है मैडम जी ये जनेऊ रोग। किस ऑर्गन से या किस सिस्टम से रिलेटेड है ये मैडम जी ये शरीर पे होता है, दाने दाने से हो जाते हैं मैडम जी। जेनेटिक है? पानी नहीं, जेनेटिक तो नहीं है मैडम जी, वैसे ही होता है ये। चलिए मैं भी रिसर्च कर रही थी, जनेऊ रोग है क्या? मैडम हो सकता है जनेऊ रोग नहीं, शॉर्ट टर्मिनोलॉजी हो उसकी। ये हर्षेक्स के बारे में जननांग रोग होगा इसमें जो नहीं हर्षेक्स के बारे में पूछ रहा है। हर्षेक्स सुनो भाई, आप लोग क्यों बोल रहे हैं? मैं मैडम जी से पूछ रहा हूँ। जनेऊ रोग करण जी जनेऊ रोग के बारे में मैं थोड़ा सा और देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये पहली बार ये टर्मिनोलॉजी सुनी है। हो सकता है वो जेनेटिकल हो सकता है वो जनानंग से रिलेटेड हो, तो मैं एक बार देखूंगी, फिर मैं आपको कंफर्म करूंगी। गलत इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं एक बार खुद अपने लेवल पे कंफर्म कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसका उत्तर नेक्स्ट क्लास में कंफर्म दूंगी। मुकेश सर ने हमारे को पढ़ाया था जी, जो हमारी 9 बजे क्लास चलती है। हाँ वो कम्युनिटी मेडिसिन में होगा। हाँ जी उसमें है ये। जी कम्युनिटी मेडिसिन में होगा, तो मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी, फिर आपको बताती हूँ। बाकी जिनके भी स्किन रिलेटेड डिसीजेज से जो भी प्रॉब्लम है, उसके क्वेश्चन आप उनको वशील जी को व्हाट्सएप करते हैं, हम कर लेंगे। और कल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, तो आप सब लोग कोशिश करके मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़कर आएंगे, तो हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बहुत सारे मानसिक रोगों के बारे में दिया गया है, उनमें क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, उसके बेसिस पे हमें डायग्नोसिस बनाना आना चाहिए कि ये कुछ लक्षण है तो ये किस कैटेगरी में ये पेशेंट जाएगा। अगर कुछ लक्षण इस तरीके के आ रहे हैं तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं मेडिकली, तो वो आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, थैंक यू। मैं मीटिंग को यहीं एंड कर रही हूँ, कल हम कंटिन्यू। थैंक यू मैडम जी। गुड डे मैडम जी।